प्यारे विद्यार्थियों, सभी का YouTube चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो हमने आव्यूह के प्रकार के बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुजी आव्यूह। कौन सा आव्यूह पढ़ेंगे? त्रिभुजी आव्यूह, अर्थात ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जो त्रिभुजी आव्यूह हमारे पास होता है, तो त्रिभुजी आव्यूह दो प्रकार का हमारे पास होता है। एक हमारे पास ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह और दूसरा हमारे पास होता है निम्न त्रिभुजी आव्यूह। कौन सा होता है? ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह और दूसरा हमारे पास होता है निम्न त्रिभुजी आव्यूह। अब वो ध्यान दो, उसमें जैसा इसमें हमारे पास कहा गया त्रिभुज, मतलब त्रिभुज जैसा आव्यूह हमारे पास होगा। तो आव्यूह हमारे पास जो मुख्य विकर्ण होता है, कौन सा विकर्ण होता है? मुख्य विकर्ण। उस मुख्य विकर्ण में हमारे पास नीचे के प्रत्येक अवयव शून्य हो और ऊपर के शून्य ना हो, ऊपर के शून्य हो और नीचे के ना हो। तो अगर हमारे पास मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य हमारे पास हो जाते हैं तो ये ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह कहलाता है। कौन सा कहलाता है? ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। और इसके बाद ऊपर के प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए, नीचे का शून्य ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? निम्न त्रिभुजी आव्यूह। अब जैसे हमारे पास मुख्य विकर्ण दिया गया है, नीचे के अवयव शून्य हो जाए तो ऊपर जो बचेंगे त्रिभुज की आकृति बनेगी, इसीलिए इसको हम कहते हैं त्रिभुजी आव्यूह। कौन सा आव्यूह कहते हैं? तो इसके लिए हमें यह आवश्यक है कि आव्यूह कैसा होना चाहिए? वर्ग आव्यूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ग आव्यूह। तो जैसे हमारे पास एक वर्ग आव्यूह दिया गया, ये कौन सा आव्यूह दिया गया है? वर्ग आव्यूह। इसके अवयव हमारे पास 6, 0, 5 या 6, 1, 5, 2, 3, 7, 1, 9, 8। तो ये हमारे पास एक वर्ग आव्यूह दिया गया है। जब इस वर्ग आव्यूह में जो मुख्य विकर्ण हमारे पास दिए गए हैं, मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य ना हो, नीचे के अवयव हमारे पास शून्य हो जाएं, जैसे ये अवयव क्या हो जाए हमारे पास? शून्य हो जाएं, तो ये हमारे पास कहलाता है ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। कौन सा कहलाता है? ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। तो ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा वर्ग आव्यूह, ठीक है ना, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के प्रत्येक अवयव शून्य हो, तो उसे हम ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह कहते हैं। कौन सा आव्यूह कहते हैं? ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह कहते हैं। इसके बाद अगला हमारे पास है, जैसे हमारे पास दूसरा है निम्न त्रिभुजी आव्यूह। अब निम्न त्रिभुजी आव्यूह में क्या होगा? मुख्य विकर्ण के ऊपर के प्रत्येक अवयव शून्य होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? निम्न त्रिभुजी आव्यूह। जैसे हमारे पास है 6, 3, 8 तो दिया गया है, यहाँ हमारा 2 दिया जाए, यहाँ 1 दिया जाए, यहाँ 3 दिया जाए, यहाँ 1, 9, 7। अब इसमें क्या करना है? ऊपर के आव्यूह, मुख्य विकर्ण के ऊपर के प्रत्येक अवयव हमारे पास क्या हो? शून्य हो जाए। क्या हो जाए? शून्य। तो इसे हम कहते हैं निम्न त्रिभुजी आव्यूह। अब जैसे आपने देखा से ऊपरी त्रिभुज आव्यूह, तो ऊपर के जो आकृति हमारे पास है त्रिभुज की आकृति का आकार का है, इसलिए ऊपरी त्रिभुज आव्यूह कहलाता है। और इसमें हमारे पास नीचे का क्या है? त्रिभुज के आकार का है, इसलिए त्रिभुजी आव्यूह निम्न त्रिभुजी आव्यूह कहलाएगा, क्योंकि इसमें नीचे दिखाई दे रहा मुख्य विकर्ण के, इसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर दिखाई दे रहा। तो हमारे पास जो त्रिभुजी आव्यूह होता है ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक हमारे पास है ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। अब क्या होगा इसकी परिभाषा? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे का प्रत्येक अवयव शून्य हो, तो उसे हम ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है निम्न त्रिभुजी आव्यूह। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिससे मुख्य विकर्ण के ऊपर का प्रत्येक अवयव शून्य होता है, तो उसे हम निम्न त्रिभुजी आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न त्रिभुजी आव्यूह। तो ये हमारे पास हो गया आव्यूहों, त्रिभुज आव्यूह के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आव्यूहों का योग। क्या पढ़ना है? आव्यूहों का योग पढ़ना है। तो ध्यान दो, इसमें आव्यूहों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का योग। अब ध्यान दो, इसमें आव्यूहों का योग करने के लिए, अर्थात हमें जिन आव्यूहों का योग करना है तो उनकी कोटि समान होनी चाहिए। क्या समान होनी चाहिए? अर्थात समान कोटि के होना चाहिए। अगर समान कोटि के हैं तो उनको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर हमारे पास समान कोटि के आव्यूह नहीं दिए गए हैं तो ना तो हम उनका योग कर सकते हैं, न ही उनका अंतर कर सकते हैं।
तो अब देखो इसमें आव्यूहों का योग करना है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो आव्यूह दिए गए हैं, एक आव्यूह दिया गया है 1 3 6 7 8 9 और दूसरा आव्यूह हमारे पास दिया गया है आव्यूह b बराबर दिया गया है। तो इसमें हमारे पास है जैसे 2 3 0 1 9 7, तो ये हमारे पास दो आव्यूह दिए गए हैं। कितने आव्यूह दिए गए हैं? दो। तो दोनों आव्यूह कैसे हैं? समान कोटि के। जब ये समान कोटि के हैं तो इनका हम योग कर सकते हैं। अगर इसमें हम कुछ कम कर दें इसमें तो हम इनका योग नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात तो तुम्हें याद रखना है कि आव्यूहों का हमें अगर योग करना है या अंतर करना है तो आव्यूहों की कोटि समान होनी चाहिए, अर्थात समान ऑर्डर के होने चाहिए। ठीक है। अब देखो आव्यूहों का योग करना है तो आव्यूहों का अगर योग किया जाता है तो उसके लिए हम क्या करें? संगत आव्यूहों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? संगत। जैसे A11 को A11 में तो 1 + 2, फिर A12 को 6 + 3, फिर 8 + 0, फिर इसके बाद नीचे में 3 + 1, इसमें 7 + 9, फिर 9 + 7, 9 + 7। तो हमारे पास कितना आ जाए? 2 और 1 3, 3 और 1 4, 6 3 9, 9 7 16, 8 और 0 8, 9 7 16। तो ये हमारे पास आव्यूहों का योग हो गया। क्या हो गया? आव्यूहों का योग। तो आपने क्या समझा कि आव्यूहों के योग के लिए हमें जिन आव्यूहों का योग करना है तो उनकी कोटि समान होनी चाहिए, और आव्यूहों का योग करने के लिए हम संगत अवयवों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? संगत अवयवों को। तो दो आव्यूहों का योग क्या हो जाएगा? जब दो आव्यूह A तथा B समान कोटि के हैं तो इनका योगफल संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास हो गया आव्यूहों का योग। अब हम पढ़ेंगे आव्यूहों का अंतर। क्या पढ़ेंगे? आव्यूहों का अंतर। आव्यूहों का अंतर अर्थात डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। तो ध्यान दो, उसमें अभी क्या बताया था कि आव्यूहों का योग करना है या अंतर करना है तो क्या होने चाहिए? समान कोटि के होने चाहिए। तो इसी प्रकार इसमें भी अगर हमें दो आव्यूहों का अंतर करना है अर्थात A - B, तो संगत अवयवों का अंतर करते हैं। जैसे 1 - 2, 6 - 3, फिर 8 - 0, फिर 3 - 1, 7 - 9, 9 - 7। तो संगत अवयवों को अर्थात A11 को A11 से, A12 को A12 से, A13 को A13 से, A21 को A21 से, A22 को A22 से, A23 को A23 से हम घटाएंगे। जोड़ना है इसी प्रकार जोड़ेंगे इसमें। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? इनका अंतर हमारे पास है 1 में 2 घटाएंगे तो -1, 3 में से घटाएंगे 2, 6 में 3 घटाएंगे 3, 7 में से 9 घटाएंगे तो -2, 8 में 0 घटाएंगे तो 8, 9 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। तो ये हमारे पास आव्यूह का अंतर हो गया। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसके? जब दो आव्यूह समान कोटि के होते हैं तो इनका अंतर संगत अवयवों को घटाने से प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास आव्यूहों का अंतर हो गया। तो आज के लिए इतने ही पर्याप्त है। अगली वीडियो हम आव्यूह के गुणन और उसकी गुण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।